दोस्तों, आप सभी के जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे, बस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य के पिता गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास उनकी खुद की जमीन भी थी जिसमें वह फसल भी उगाते हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत से काफी संपत्ति अर्जित भी की थी। आदित्य का बचपन बड़े आराम और ऐश्वर्य में बीता, लेकिन समय के साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथों से फिसलती जा रही है। आदित्य का मन भारी था। उसके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उसे अब लगने लगा था कि उसका समय अब खराब चल रहा है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। उसके पिता के जाने के बाद वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी किस्मत सबसे बुरी है। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन अचानक जोरदार बारिश हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। फिर उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह भगवान से शिकायत करने लगा और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। जबकि गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हो गई। अब वह पूरी तरह से मानने लगा कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। वह भगवान से शिकायत करता रहा और बहुत परेशान रहता था। उसके पिता के जाने के बाद उसके सिर से छत और सुरक्षा का एहसास भी चला गया था। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई काम था। गांव में आदित्य की स्थिति देखकर लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति को गलत तरीके से खर्च कर दिया। आदित्य को ये सब सुनकर और भी बुरा लगता। एक दिन आदित्य परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दर्द। वह सोचने लगा, मेरे पिता ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वह सब खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं? कुछ समय वह ऐसे ही बैठा रहा। फिर आदित्य के पिता के एक पुराने मित्र उस समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आदित्य को इस हालत में देखा तो पास आकर बोले, बेटा तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ, तुम इतने निराश क्यों हो? आदित्य ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा, काका मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह सब खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया। पिता के मित्र ने आदित्य की बात सुनी और बोले, बेटा जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता हो सकता है। शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हो। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। फिर आदित्य को उनकी बातों से थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसने सोचा कि क्या सच में भाग्य उसका साथ देगा? क्या उसका जीवन फिर से बेहतर हो सकता है? ये सोचते हुए वह अपने घर आ गया और सो गया। उस रात आदित्य ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसके पास आ रही है। उस रोशनी के भीतर एक तेज आवाज आई जो कह रही थी, आदित्य तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जाओ और उसे ढूंढो। आदित्य नींद से जागा और सोच में पड़ गया कि यह क्या था। क्या ये केवल एक सपना था या सच में उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था? उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वह उसके गांव के पास ही था। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपने भाग्य से मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन सुबह आदित्य ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगा। उसने अपने लिए कुछ सामान बांधा और पहाड़ी पर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे कि जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आदित्य अपने पिता की बातों को याद करके थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। जैसे जैसे आदित्य पहाड़ की ओर बढ़ता गया उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आई।
रास्ता पथरीला और कठिन था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। जंगल में तरह तरह के जानवर थे, लेकिन आदित्य को उनकी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपने भाग्य से मिलने की सोच रहा था। आदित्य जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी अचानक उसे एक जख्मी शेर दिखाई दिया। शेर दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। आदित्य को शेर को देखकर डर लगा, लेकिन वह जानता था कि उसे यहाँ से गुजरना ही होगा। उसने सोचा कि वह चुपचाप यहाँ से आगे चला जाएगा। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुंचा। शेर ने आदित्य को देखा और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो मानव? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक शेर हूँ? आदित्य ने शेर की बात सुनी और कहा, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि मेरा भाग्य पहाड़ की चोटी पर मेरा इंतजार कर रहा है। शेर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। क्या ये सच है? अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। मैं यहाँ इस जंगल में अकेला और जख्मी पड़ा हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें जवाब दे सकता है तो शायद वह मेरे सवाल का जवाब भी दे सके। आदित्य ने शेर से वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब लाएगा। यात्रा जारी रखी। आगे चलते चलते आदित्य को भूख लगने लगी। वह रास्ते में एक बाग देखता है जिसमें बहुत सारे पेड़ और फल लगे थे। आदित्य ने सोचा कि शायद यहाँ से कुछ फल तोड़कर खाए जा सकता है। वह बाग के अंदर गया और उसने एक पेड़ से फल तोड़ा और उसे खाने लगा, लेकिन फल बहुत कड़वा था। आदित्य ने उसे तुरंत फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी समय बाग का मालिक वहां आ गया और आदित्य को रोककर पूछा, तुम कौन हो और मेरे बाग से फल क्यों तोड़ रहे हो? आदित्य ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करें महोदय, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आपके बाग के फल बहुत कड़वे हैं। बाग के मालिक ने उदास होकर कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरे बाग के फल कड़वे हैं और कोई भी इन्हें नहीं खाता। यह मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब बाग के मालिक को पता चला कि आदित्य अपने भाग्य से मिलने जा रहा है तो उसने आदित्य से कहा, अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मेरे बाग के फल कैसे मीठे होंगे। मेरी इतनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता क्योंकि कोई भी मेरे बाग के फलों को नहीं खाता। आदित्य ने बाग के मालिक से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लेकर आएगा। फिर वह अपने सफर के लिए आगे चल दिया। जैसे जैसे आदित्य पहाड़ की ओर बढ़ता गया, रात होने लगी थी। उसे दूर एक हवेली की रोशनी दिखाई दी। वह हवेली के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने दरवाजा खोला और आदित्य को देखा। आदित्य ने उसे बताया कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है और रात में यहाँ जंगल से अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। मैं रात गुजारने के लिए स्थान ढूंढ रहा था कि आपकी हवेली दिख गई, इसलिए मुझे आज रात यहाँ ठहरने के लिए अनुमति मांग रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने आदित्य को अंदर आने की अनुमति दी और उससे उसके सफर के बारे में पूछने लगी। आदित्य ने उसे सब कुछ बताया। हवेली की मालकिन ने कहा, मैं भी बहुत समय से खुश नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में हमेशा से कुछ ना कुछ कमी रही है। अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। आदित्य ने हवेली की मालकिन से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लेकर आएगा। अगली सुबह आदित्य ने अपने सफर को जारी रखा और वहां से आगे चला आया। आखिरकार अंत में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे वही चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखी थी। आदित्य समझ गया कि यही उसका भाग्य है। वह चमकती हुई रोशनी के पास गया और आदित्य ने भाग्य से कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपके पास ये जानने आया हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने रास्ते में कई लोगों से वादे किए हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब लाऊंगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आदित्य की बातें सुनकर भाग्य मुस्कुराया और बोला, आदित्य मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि भाग्य केवल तुम्हें रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ, परिश्रम तुम्हें खुद करना होगा। अब उन सवालों के जवाब सुनो जो तुमने शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के लिए पूछे हैं।
आदित्य ने ध्यान से भाग्य की बातों को सुनने के लिए अपने कान लगाए। भाग्य ने कहा, शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। जब वह ऐसा करेगा तो उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया और सोचा कि यह शेर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में इतने सारे जानवर होते हैं। लेकिन भाग्य ने स्पष्ट कहा था कि उसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। भाग्य ने फिर कहा, बाग के मालिक को बाग में जहां से पानी आता है उस जगह की खुदाई करनी चाहिए। वहां सोना दबा हुआ है, जिसकी वजह से पानी में अशुद्धि आती है और इसी कारण बाग के फल कड़वे हो जाते हैं। यदि वह सोना हटा देगा तो उसके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। आदित्य ने इसे ध्यान से सुना और सोचा कि यह तो बाग के मालिक के लिए बहुत अच्छी खबर है। सोना निकालने से उसे दो फायदे होंगे, फलों की मिठास होगी और खूब सारा सोना होगा। भाग्य ने आखिरी जवाब देते हुए कहा, हवेली की मालकिन को खुशी तब मिलेगी जब वह शादी करेगी और अपने जीवन में प्रेम और सहभागिता को जगह देगी। उसे किसी के साथ अपने जीवन को साझा करना होगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। आदित्य ने सभी जवाबों को ध्यान से सुना और भाग्य को धन्यवाद कहा। उसने सोचा कि अब उसे इन उत्तरों के साथ वापस लौटना है और उन सभी को उनके सवालों के जवाब देना है। आदित्य पहाड़ से नीचे उतरा और सबसे पहले हवेली की मालकिन के पास पहुंचा। उसने उससे बताया, आपकी खुशी आपके जीवन साथी में छिपी है। जब आप शादी करोगी तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। हवेली की मालकिन आदित्य की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे जीवन में खुशी ला सकते हो। मैं अकेली हूं और मुझे तुम्हारे जैसे साहसी और ईमानदार इंसान की जरूरत है। साथ ही अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे। आदित्य को कुछ देर के लिए सोचने की जरूरत पड़ी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या ये वही है जो वह चाहता था? क्या यह उसके जीवन का उद्देश्य है? फिर उसे भाग्य की बात याद आई कि वह अपने कर्मों पर ध्यान दे। उसने विनम्रता से मालकिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता। मुझे मेरा भाग्य बुला रहा है और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है। आपने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। इसके बाद आदित्य बाग के मालिक के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारे बाग के फल इसलिए कड़वे हैं क्योंकि वहां सोना दबा हुआ है। तुम उस जगह की खुदाई करो जहां से पानी आता है और सोना हटा दो। इसके बाद तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग के मालिक ने सोचा कि यह तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसने आदित्य से कहा, मैं इस जगह पर अकेला रहता हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे सोना निकालने में तो वह सोना तुम्हारा होगा। मैं इतने सोने का क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ अपने बाग के फलों की मिठास चाहता हूं। तुम उस सोने से अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आदित्य ने फिर से सोचते हुए कहा, मुझे आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये सोना नहीं ले सकता। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। उसने बाग के मालिक की मदद की और अब आदित्य को आखिरी काम बचा था कि उसकी आखिरी मुलाकात शेर से हुई। उसने शेर से कहा, तुम्हारा इलाज यह है कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने आदित्य की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूं कि तुमने रास्ते में कई अवसरों को छोड़ दिया, लेकिन शायद तुमने समझा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और अधिक देगा। चलो, तुम्हें अब कुछ इनाम देना चाहिए। आदित्य ने उत्तर दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है शेर। मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने आदित्य की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो अवसर थे, हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का और बाग के मालिक का सोना प्राप्त करने का, लेकिन तुमने दोनों को छोड़ दिया। आदित्य ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है और मुझे मेहनत करनी है। शेर ने गहरी सांस ली, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में है आदित्य। जो इंसान अपने पास आए अवसरों को नहीं समझता वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। शेर ने बिना समय गवाए आदित्य को अपना शिकार बना लिया और बोला, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे मूर्ख व्यक्ति शायद ही कोई और मिलता।
आदित्य की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। शेर की कही हुई बात सत्य निकली, सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाने से वह स्वस्थ हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली यह कि हाथ में आया हुआ मौका अवसर हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को समझदार समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और कभी भी काम को कल पर मत डालें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि जीवन में कर्म का महत्व भाग्य से अधिक होता है। यदि आदित्य अपने रास्ते में आए अवसरों का सही से उपयोग करता तो शायद वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकता था। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये पाठ छोड़ जाती है कि भाग्य से बड़ा हमारा कर्म होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता ही हमें हमारे सच्चे भाग्य तक पहुंचाती है। कर्म और भाग्य जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा से ही मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की कठिनाइयों या सफलताओं का श्रेय भाग्य को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म ही असली ताकत है जो हमारे भाग्य को बनाता या बिगाड़ है। भाग्य केवल एक संभावित रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या उसे छोड़ देना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम बोते हैं और उसका फल हमें भविष्य में प्राप्त होता है। ये सही कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने जीवन के हर कार्य को करेंगे तो निस्संदेह हमारे भाग्य के फल भी मीठे होंगे। वहीं यदि हम अपने कर्मों को टालते हैं या गलत दिशा में कार्य करते हैं तो हमें उसी के अनुरूप परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भाग्य एक संभावना है, जबकि कर्म वह क्रिया है जो उस संभावना को वास्तविकता में बदलती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।